Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकती है? बात है 1857 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ऐसी जबरदस्त बगावत हुई जिसने भारत में उनके राज को लगभग खत्म ही कर दिया था। पर यह कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था, नहीं, ये तो पिछले 100 साल से जो गुस्सा सुलग रहा था ना, ये उसका नतीजा था। तो चलिए इस विस्फोटक कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को ना हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि वो कौन सा दबाव था जो धीरे धीरे बन रहा था। फिर देखेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सब कुछ भड़का दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये बगावत की आग पूरे उत्तर भारत में फैली, कैसे अंग्रेजी साम्राज्य ने इसका जवाब दिया और आखिर में इस एक विद्रोह ने हमेशा हमेशा के लिए भारत का इतिहास कैसे बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा गुस्सा पनप रहा था। ये वो असंतोष था जो भारतीय समाज के हर कोने में, हर तबके में धीरे धीरे जमा हो रहा था। चाहे राजा हो, किसान हो या फिर सिपाही, कंपनी की नीतियों से हर कोई तंग आ चुका था। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपर बैठे लोगों की, राजाओं और नवाबों की। अंग्रेज एक एक करके सबकी गद्दी हिला रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए बेटे का हक चाहती थी, पर अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया। उधर कानपुर में नाना साहब को उनके पिता की पेंशन तक नहीं दी गई और अवध, इतना बड़ा और वफादार राज्य, उसे भी कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। हालत ये थी कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह भी बस नाम के बादशाह रह गए थे। अब ये गुस्सा सिर्फ महलों तक ही नहीं था, बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुका था। किसान और जमींदार भारी भरकम टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे। कंपनी की ही सेना में जो भारतीय सिपाही थे, वो अपने वेतन और अपने साथ होने वाले बर्ताव से परेशान थे। और तो और अंग्रेजों ने समाज को भी बदलने की कोशिश शुरू कर दी। सती प्रथा को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। भले ही इरादे अच्छे रहे हों, पर जब ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिली ना, तो लोगों को पक्का यकीन हो गया कि अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं, उनका धर्म भी छीनना चाहते हैं। उस वक्त डर और अफवाहों का माहौल कैसा था, इसका अंदाजा विष्णु भट्ट गोडसे की इस बात से लगता है। सफर के दौरान उन्हें कुछ सिपाहियों ने रोका और कहा कि आगे मत जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज 84 नियमों की एक लिस्ट लेकर आए हैं, जिससे सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यही डर था जो विद्रोह की जमीन तैयार कर रहा था। तो 100 साल का गुस्सा जमा हो चुका था, एक बारूद का ढेर तैयार था। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी थी एक नई राइफल और उसके कारतूस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, विद्रोह या म्यूटिनी। इसका मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जब फौजी लोग एक साथ मिलकर अपने अफसरों का ऑर्डर मानने से मना कर दें। 1857 की जो कहानी है ना, उसकी शुरुआत भी एक ऐसी ही सैनिक बगावत से हुई थी। और इसके बाद जो हुआ वो बिजली की रफ्तार से हुआ। मंगल पांडे को तो पहले ही फांसी दी जा चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। जानते हैं सजा क्या मिली? उन्हें बेइज्जत करके 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। बस यही बात बाकी सिपाहियों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगले ही दिन 10 मई को उन्होंने बगावत कर दी। जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मार गिराया और दिल्ली की तरफ बढ़ चले। जंग का ऐलान हो चुका था। लेकिन आखिर ऐसा क्या था इन कारतूसों में? उस जमाने के एक सिपाही सीताराम पांडे बताते हैं कि एक अफवाह आग की तरह फैल गई थी कि इन नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। ये उनके लिए इस बात का पक्का सबूत था कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म खत्म करना चाहते हैं। मेरठ से निकलकर सिपाहियों का दिल्ली की ओर जाना, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक आम जनता की बगावत में बदल गया। ठीक है, सिपाहियों ने बगावत तो कर दी, वो अंग्रेजों को भगाने निकल पड़े। लेकिन एक बड़ा सवाल था, अगर अंग्रेज चले गए तो उनकी जगह कौन लेगा? देश पर राज कौन करेगा? उन्हें एक चेहरे की, एक लीडर की जरूरत थी। और जानते हैं, उनके पास इसका जवाब था। दिल्ली के लाल किले में बैठे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। सिपाही सीधे दिल्ली पहुंचे और बूढ़े हो चुके बादशाह को अपना नेता बनने के लिए मना लिया। ये एक जबरदस्त चाल थी। अचानक इस पूरी बगावत को एक चेहरा मिल गया,
एक ऐसा नाम जिसके झंडे तले पूरे भारत के राजा महाराजा एक हो सकते थे। दिल्ली पर कब्जे की खबर, अरे वो तो जंगल की आग की तरह फैली। देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में बगावत की ज्वाला भड़क उठी। कानपुर से नाना साहिब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, एक के बाद एक सभी बड़े नेता अपनी अपनी सेना लेकर इस जंग में कूद पड़े। अब ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक संगठित लड़ाई बन चुकी थी। जरा अंग्रेजों के नजरिए से देखिए, वो कितने डरे हुए थे इसका अंदाजा लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के इस टेलीग्राम से होता है। उन्होंने लिखा, हर गांव हमारे खिलाफ है। मतलब साफ था, ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, ये एक जन आंदोलन बन चुका था जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थीं। बगावत का ये रूप देखकर अंग्रेजों को समझ आ गया था कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा साम्राज्य दांव पर लगा था। तो उन्होंने फैसला किया कि इस विद्रोह को किसी भी कीमत पर पूरी ताकत और बेरहमी से कुचलना होगा। अंग्रेजों का पलटवार सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। पहला, इंग्लैंड से और फौज बुलाई गई। दूसरा, ऐसे नए कानून बना दिए कि किसी भी विद्रोही को पकड़ना और सजा देना एकदम आसान हो जाए। तीसरा, उन्होंने विद्रोह के बड़े बड़े गढ़ों दिल्ली, कानपुर, लखनऊ पर एक एक करके हमला बोला और साथ ही वफादार जमींदारों को इनाम का लालच भी दिया गया। ये लड़ाई कोई आसान नहीं थी। अंग्रेजों को इस बगावत को पूरी तरह से कुचलने में जानते पूरे 2 साल लग गए। ये एक बहुत लंबी और खूनी लड़ाई थी। सितंबर 1857 तक दिल्ली वापस उनके हाथ में आ गई। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं और आखिरी बड़े नेताओं में से एक तात्या टोपे, जो जंगलों से लड़ाई जारी रखे हुए थे, उन्हें भी अप्रैल 1859 में पकड़कर मार दिया गया। और उस चेहरे का क्या हुआ जिसे विद्रोहियों ने अपना नेता बनाया था? बहादुर शाह जफर। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहां गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ भारत में मुगल सल्तनत का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। लड़ाई खत्म हुई, अंग्रेज जीत गए, लेकिन एक बात वो बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब भारत पर वैसे राज नहीं किया जा सकता जैसे वो अब तक करते आए थे। इस एक विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो क्या क्या बदला, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश महारानी के कंट्रोल में आ गया। राजा महाराजाओं को तसल्ली दी गई कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे, बस उन्हें महारानी के अधीन रहना होगा। सेना का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया। भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करके यूरोपीय सिपाही बढ़ा दिए गए और शायद सबसे बड़ा बदलाव, अंग्रेजों ने तय किया कि अब से वो भारत के धर्म और समाज से दूर रहेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि यही वो दुखती रग है जिसे दबाने का नतीजा बहुत बुरा होता है। और ये सारे बदलाव कागज पर आए साल 1858 में। ब्रिटिश संसद ने एक नया एक्ट पास किया और इसी के साथ एक व्यापार करने वाली कंपनी का 100 साल पुराना शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज के एक नए दौर की शुरुआत हुई, सीधा और सख्त शाही नियंत्रण। तो विद्रोह खत्म हुआ, कंपनी का राज भी खत्म हुआ, लेकिन एक सवाल हवा में रह गया। अब एक नए मालिक के अधीन ब्रिटिश ताज की प्रजा होने का असली मतलब क्या था? 1857 ने भले ही आज़ादी की पहली लड़ाई खत्म कर दी हो, लेकिन इसने भारत के भविष्य के लिए एक बिल्कुल नया संघर्ष शुरू कर दिया था, जो अगले 90 सालों तक चलने वाला था।